फ्रेंड्स, आज हम अटैचमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हमने डिस्कस किया था आपको सेक्शन 60 में कि अटैचमेंट किसका किसका हो सकता है और किसका किसका नहीं हो सकता। काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया गया है सेक्शन 60 में, और सेक्शन 61 से लेकर के 64 तक उसके इम्पैक्ट दिए गए हैं। जैसे सेक्शन 61 में कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जैसे क्रॉप्स हैं, जो फसलें होती हैं खेत में लगी होती हैं। आप देखिए क्रॉप जनरली दो तरीके की होती हैं, एक तो 3-4 महीने तक के लिए होती हैं, रबी और खरीफ जो भी फसल होती है। अगर वो खेत में काट लिया जाए उससे नुकसान होता है, तो इसलिए उनके पकने तक का वेट किया जाता है। तो सेक्शन 61 में दिया गया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अटैचमेंट या तो तब तक के लिए रोका जाता जब तक वो पक ना जाए, या जनरली उनका जो टेन्योर होता है जब पूरा हो जाता है, तो जैसे 4 महीने का 3 महीने का है, तो तब तक के लिए उसे रोक इसलिए देते हैं ताकि जो क्रॉपर है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको नुकसान ना हो, खेत पक जाए पूरा। और इसके साथ साथ खेत पक जाने के बाद जब फसल पक जाती है तो जो क्रॉपर है, जो जजमेंट डेटर है, जिसके खिलाफ रिकवरी होनी है, उसके परिवार के लोगों के लिए अगले फसल तक के लिए उतना फसल छोड़ दी जाती है कि ताकि वो भूखों न बनने पाए। ये सेक्शन 60 में प्रिंसिपल है पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो पार्शियली एग्जम्प्ट कर देते हैं, उतना रख करके छोड़ करके जितना जरूरत पड़ती है उस किसान को खाने पीने के लिए अगली फसल होने तक, उसको निकाल के तभी उस फसल का अटैचमेंट करते हैं, उस फसल को अटैच करते हैं। और सेक्शन 62 में हमने बताया था कि वही प्रिंसिपल्स हैं जो गिरफ्तारी के समय थे। सेक्शन 55 में 42 में जो दिए गए हैं प्रिंसिपल कि जब आप किसी घर में घुसेंगे तो रात में नहीं घुसेंगे, सनसेट के बाद नहीं एंटर करेंगे, या सनराइज के बाद ही, तो सनराइज के से लेकर सनसेट तक के बीच में आप किसी घर में, जो जजमेंट डेटर का घर है, उसमें आप इंटर कर सकते हैं। इंटर करने का तरीका वही है जो मैंने बताया था, अरेस्ट करते समय होते हैं, उसको एंट्री मिलनी चाहिए। अगर इजी एसेस नहीं होती, उसके परिवार वाले दरवाजा नहीं खोलते, गेट नहीं खोलते, तो अंदर घुसेगा और खिड़की दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस सकता है और तलाशी ले सकता है, और जो सामान रखा है उसे अटैच कर सकता है। तो अंदर जो भी सामान हो, जनरली आप देखेंगे अंदर सामान जो प्रॉपर्टी होती है मूवेबल होती है, और इसीलिए के अंदर एंट्री की जाती है। सेक्शन 3 में सेक्शन 46 के साथ पढ़ा जाता है। सेक्शन 46 में ये प्रेसेप्ट की डॉक्ट्रिन होती है कि जब कोई कोर्ट जो डिक्री देता है उसके जुरिडिक्शन में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वो दे देता है, दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर देता है कि ये हमारे जुरिडिक्शन प्रॉपर्टी नहीं है, इसको आप एक्सक्यूट करिए। तो सेक्शन 63 में वो कोर्ट भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और ट्रांसफरी कोर्ट को भी अटैच करने के लिए नोटिस दे सकती है। 63 में जो प्रोविजन दिया गया है वो 46 के थोड़ा आगे है, जहां 46 में, सेक्शन 46 में अटैचमेंट एक ही कोर्ट करती है, एक ही प्रॉपर्टी होती है और एक ही क्रेडिटर होता है, मतलब एक ही जजमेंट डेटर भी होता है और एक ही डिक्री होल्डर भी होता है। लेकिन 63 में जो वो सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है जहां पर प्रॉपर्टी तो एक है लेकिन डिक्री होल्डर्स कई हैं। तो ऐसे केसेस में जितने डिक्री होल्डर्स हैं, जब प्रॉपर्टी एक से ज्यादा डिक्री होल्डर्स के फेवर में अटैच की जाती है, तो नेचुरली है कि जरूरी तो नहीं है कि वही कोर्ट एक ही प्रॉपर्टी को अटैच करे बार बार, कोर्ट डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट कोर्ट्स में जो हाईएस्ट कोर्ट होती है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में एक कोर्ट है, मुंसिफ की कोर्ट है, प्रतापगढ़ी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज है, बनारस कोर्ट सेशन सिविल कोर्ट है। तो इनमें जो हाईएस्ट कोर्ट की डिक्री होती है वही डिक्री एक्सेप्टेबल होती है, रिकॉग्नाइज्ड होती है, और जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पैसा मिलता है बेचने का प्रॉपर्टी, वो सब में बांट दी जाती है प्रोसीड्स। इसका तरीका दिया गया है सेक्शन 73 में। सेक्शन 73 में ये कहा गया है कि
डिक्री प्रॉपर्टी की अटैच करने के बाद अगर प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो सेल करने के बाद जो मनी मिलती है, जो कैश या जो भी पैसा मिलता है, उसे उन सब में बांट दिया जाता है जिनके फेवर में डिक्री अटैच होती है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और जितना अमाउंट डिक्री का जितना जिसका होता है उसी प्रोपोर्शन में, अगर किसी का 4000 है, किसी का 3000 है, किसी का 2000 है, तो जो मालिक प्रॉपर्टी 10,000 मिलती है टोटल सेल करने के बाद, तो 10,000 को उसी प्रोपोर्शन में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और 73 में है, 74 में यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी का, जैसे अब जजमेंट डेटर के पोजीशन प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है, वो चाहे कोर्ट को डिलीवर करे चाहे डिक्री होल्डर को डिलीवर करे। अगर डिलीवर करने में आनाकानी करता है तो उसे 30 डेज तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ये दिया गया है सेक्शन में। और इसी से रिलेटेड कुछ रूल्स दिए गए हैं 41 में। हालांकि डिटेल रूल्स हम डिस्कस करने की पोजीशन में नहीं होते क्योंकि वो बिल्कुल इंसिडेंटल है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। फिर भी हम थोड़ा बता दें आपको कि रूल 41 से लेकर के रूल 57 तक, 51 to 57 तक प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के बारे में प्रोविजन दिया गया है ऑर्डर 21 के। तो ऑर्डर 21 के रूल 41 से लेकर के रूल 57 तक के बारे में बताया गया है कि अटैचमेंट प्रॉपर्टी का कैसे होगा, डिटेल प्रोविजन। और इन रूल्स में जो जितने तरीके की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मूवेबल होगी, प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है और मनी हो सकती है। देखिए 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है जो रूल 41 से लेकर के 57 में दी गई है। पहला तो यह है मनी डिक्री, दूसरा है अटैचमेंट ऑफ डिक्री, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो मनी डिक्री अटैचमेंट, मनी का अटैचमेंट, आप पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते, डिपॉजिट है, खाता क्लोज कर देंगे, चेक को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। एक तो होता है मनी डिक्री जो दिया गया सेक्शन रूल 41 में, ऑर्डर 21 रूल 41 में। दूसरा दिया गया है डिक्री, डिक्री रूल 53 में दी गई है। डिक्री का भी अटैचमेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है डिक्री का अटैचमेंट? पहले रूल 41 समझ लीजिए। रूल 41 में जब मनी डिक्री की जाती है, जब पैसा नहीं जमा करता, तो कोर्ट के सामने जो डिक्री होल्डर होता है, जो ये मनी जजमेंट डेटर होता है, उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी का प्रोसीड्स कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, इतनी मेरी इनकम है, अटैच की जा सकती है। और अगर अपने सारे बुक्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज होते हैं वो कोर्ट के सामने रखने पड़ते हैं अफिडेविट के साथ। और ये जो प्रेजेंटेशन होता है कोर्ट को 30 दिन के भीतर देना होता है। अगर आप 30 दिन के भीतर पैसा नहीं जमा करते तो कोर्ट को ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट कराइए, और अगर नहीं करते 30 दिन के भीतर, तब आपको कोर्ट दे सकता है इम्प्रिजनमेंट 3 महीने तक का। जैसे आपने बताया था आपको कि अरेस्ट डिटेंशन के केस में, वैसे 3 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट आपको दे सकता है। और इस बीच अगर पैसा जमा कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो एक मनी डिक्री हो गई, दूसरा हो गई, डिस्कस करेंगे डिक्री का एक्सक्यूशन, डिक्री का अटैचमेंट। तो डिक्री का अटैचमेंट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं डिक्री होल्डर हूं, बी जजमेंट डेटर है, तो अब वो पैसा पूरा नहीं पड़ पाता। 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हमें देनी है, उसके पास 70,000 रुपया है देने के लिए। तो कोर्ट पूछती है और तुम्हारे पास क्या क्या है? तो इसमें ऐसा होता है, या तुम्हारा पैसा किसी के ऊपर बकाया तो नहीं है, मतलब तुम्हारे कंटेक्स्ट में तो कोई जजमेंट डेटर नहीं है। जैसे मान लीजिए ABC 3 आदमी है या ABCD 4 आदमी है, तो ए में एक हुआ डिक्री होल्डर, बी हुआ जजमेंट डेटर, सी और डी कुछ नहीं है, लेकिन सी और डी को पैसा दिया है बी ने, जजमेंट डेटर ने, और जजमेंट डेटर के फेवर में डिक्री हुई है सी और डी के अगेंस्ट में। तो कोर्ट क्या करेगी सेक्शन 53 में, सी और डी का जो डिक्री होगी जो जजमेंट डेटर के फेवर में की गई है उसको अटैच कर लेती है। तो अटैचमेंट ये हो जाता है कि जो डिक्री होल्डर है उसका जो मनी है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो एक तो हो गया मनी डिक्री रूल 41 में, दूसरा हो गया डिक्री की डिक्री, जो डिक्री है तमाम डिक्रीज होती है उनको कोर्ट अटैच कर सकती है। और तीसरा होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी आप देखेंगे सेक्शन 42 से लेकर के 45 तक में दिया गया है कि
मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकती है, नॉन एग्रीकल्चर हो सकती है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, चेक हो सकता है, किसान विकास पत्र हो सकता है, या कुछ जैसे ट्रैक्टर हो सकता है, ट्रक हो सकता है, जैसी डिक्री हो, ये होते मूवेबल। या मान लिया भेड़ बकरी हो सकती है, जानवर हो सकते हैं, ये सब आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। इनको भी कोर्ट अटैच कर सकते हैं, इसके बारे में रूल दिया गया है रूल 43 में लेकर के रूल 45 में। और तीसरी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्री, जो इमूवेबल होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो अटैचमेंट होता है, जो अचल संपत्ति होती है, उसके बारे में रूल दिया गया रूल 54 टू 57 में। रूल 54 टू 57 में अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी अचल संपत्ति होती, इमूवेबल होती है। इसमें कुछ नहीं होता। रूल 54 में कोर्ट उनको ऑर्डर देता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अटैच करिए या प्रॉपर्टी बेच करके पैसा दीजिए। अगर कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं होता तो उनको भी 1 महीने तक की जेल कोर्ट दे सकता है या डिक्री को एक्सक्लूड करा सकता है उसको बेच करके, सेल को लेकर के। और रूल 55 कह रहा है कि जैसे पैसा आपने जमा कर दिया है वैसे ही उसकी जो प्रॉपर्टी है। अब देखिए, जब प्रॉपर्टी अटैच होती है तो या तो सेल होगी, जिसके बारे में प्रोविजन दिया गया 54 में, और या तो अगर पैसा जमा कर देता है तो अटैचमेंट से प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी, प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। इसके बारे में रूल दिया गया है 55 में। तो रूल 54, 55, रूल 56 में कॉइन्स के बारे में कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। रूल 57 में कहा गया है ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि प्रॉपर्टी कब तक अटैच रहेगी। तो जब नेचुरली जैसे ही प्रॉपर्टी अटैच, जब पैसा जमा हो जाता है, प्रॉपर्टी कोर्ट के अटैचमेंट से रिलीज हो जाती है। और इसमें और भी चीजें हैं, जैसे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और ये म्यूनिसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सारे इम्प्लीमेंट्स हैं, हथियार वगैरह होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में, ट्रैक्टर वगैरह होते हैं। जो भी प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल है, तो मूवेबल के बारे में जो प्रोविजन दिया गया है वो रूल 46 तक दिया गया है। रूल 43 से लेकर के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें दिया गया रूल 57 तक दिया गया है, रूल 54 से लेकर के। और रूल 53 में डिक्री का एक्सक्यूशन भी कोर्ट कर सकती है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन बनता है, अलग से बनता है, कि अटैचमेंट ऑफ गार्निशी प्रॉपर्टी, गार्निशी प्रॉपर्टी का सेल। गार्निशी प्रॉपर्टी का अर्थ होता है, जैसे मैंने बताया भी आपको, कि कोई भी 53 में बताया कि डिक्री का अटैचमेंट हो सकता है। तो गार्निशी ऑर्डर का अर्थ ये होता है कि जजमेंट डेटर का डेटर, जजमेंट डेटर तो को कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, जजमेंट डेटर आप है, आप पैसा जमा करेंगे। लेकिन आप 53 में डिक्री जो होती है, जो फेवर कर सकती है जजमेंट डेटर को सेटिस्फैक्शन देने में, अपने डेट की जमा करने में, उनकी डिक्री अटैच हो जाती है। अब यहां जो 46 का प्रिंसिपल है कि अगर डिक्री नहीं है, मान लो कोई डिक्री नहीं होती, फिर भी अब ए और बी, एक डिक्री होल्डर है और बी जजमेंट डेटर है, तो जजमेंट डेटर से 3 लोगों ने पैसा उधार लिया है, सी डी ई। तो जब बताएगा डिक्री होल्डर साहब ये पैसा उनसे मिल सकता है इसको, और तो हमारी जो डिक्री है वो सेटिस्फाई हो सकती है, तो कोर्ट उनके खिलाफ नोटिस जारी करेगा जो जजमेंट डेटर्स है, जजमेंट डेटर के, या जजमेंट डेटर कहेगा कि हमारे इतना पैसा हमको यहां से आना है, सी देगा, डी देगा, ई देगा। तो कोर्ट क्या कहेगा सी डी ई को कि आप पैसा जजमेंट डेटर को, बी को न दे करके सीधे हमें दें, कोर्ट में जमा करें, या वो पैसा सीधे आप दे दें डिक्री होल्डर को, ए, जिसके फेवर में पैसा दिया जाना। तो उनको नोटिस इशू करती है, उसे कहते हैं गार्निशिंग का मतलब होता है जजमेंट डेटर का डेटर। ठीक है, तो जब वो जजमेंट डेटर का डेटर हो गया तो जजमेंट डेटर को कोर्ट कह सकती है आप पैसा सीधे न दे करके या तो पैसा कोर्ट में जमा करें या उसको जमा करें जिसका पैसा बकाया है। तो ऐसे में कोर्ट में आप देखेंगे सेक्शन 46A से लेकर के
इसमें कुछ प्रोविजंस है 46I तक है, ABCDEFGH I। लेकिन मेन जो प्रोविजन है सेक्शन रूल 46A है, ऑर्डर 21 का रूल 46A। देखिए जहां जहां हमारी जबान कभी फिसल जाती है, कभी मैं सेक्शन को रूल ऑर्डर बोल देता हूं, तो आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अब लेक्चर है, मेरे सामने कुछ होता नहीं, मैं बोलता हूं, तो आप उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे। कभी कभी देखेंगे लेक्चर में डिस्पेंसी आ जाती है, मगर मैं समझता हूं आप लोग इतने लर्नेड हैं उसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो जहां मेरे मुंह से निकल गया कभी सेक्शन 46A निकल गया मान लीजिए, तो उसको रूल 46A पढ़िए ऑर्डर 21 का, क्योंकि इस समय मैं ऑर्डर 21 डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि ऑर्डर 21 रूल 46A से लेकर के रूल 46I तक की जो प्रोविजन दिए गए हैं वो गार्निशी ऑर्डर के बारे में दिए गए हैं। तो 46A में मैंने बताया कि कोर्ट गार्निशी को नोटिस देता है। गार्निशी का मतलब जजमेंट डेटर का डेटर उनको नोटिस देगा कि आप पैसा तो कोर्ट में जमा करें या उस व्यक्ति को जमा करें जिसका पैसा बाकी है, मतलब डिक्री होल्डर को। तो अब वो या तो कोर्ट जमा कर देगा या उसको जमा कर देगा जिसको कोर्ट कहेगा, नेचुरली डिक्री होल्डर के लिए कहेगा। तो गार्निशी ऑर्डर को जो नोटिस जाती है उसका प्रोविजन दिया गया सेक्शन 46B में। तो सेक्शन 46 में जो गार्निशी को पैसा जमा करना होता तुरंत जमा करना पड़ता है कोर्ट में, ताकि उसकी डिग्री सेटिस्फाई हो सके। उसको एक टाइम देती है, उस टाइम के भीतर उसको पैसा जमा करना होता, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए गार्निशी कोई है, CDE तीनों या तीनों में से कोई डिस्प्यूट करता है, नहीं मेरा कोई पैसा बकाया नहीं है, तो सेक्शन 46 में कोर्ट उनको एडजुडिकेट करेगी। उनको कोर्ट उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो क्लेम्स हैं, उनका जो कंप्लेंट है, उसको कोर्ट डिसाइड करेगी कि पैसा बकाया है भी या नहीं है। और अगर पैसा बकाया है तब तो कोर्ट डिक्री उनके खिलाफ डिक्री देगी, नहीं बकाया है तो कोर्ट उनको एग्जाम कर देगी कि भाई अब जब जजमेंट डेटर के लिए पैसा उसका बकाया नहीं तो इसको क्यों हम इन्वॉल्व करें, इम्प्लीकेट करें अननेसेसरी। और ये जो कुछ डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट में दोनों पार्टी उसको नोटिस देनी पड़ती है, जिसमें जजमेंट डेटर भी होता है, वो भी होता है, डिक्री होल्डर भी होता है, और उसका ट्रायल की तरह उसका होता है, मतलब दोनों को नोटिस दी जाएगी। और ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है ट्रायल के फॉर्म में, ये डिस्ट्रिक्ट जज करता है। तो ये इसलिए ताकि कोई दुविधा बाद में न करें। डिक्री का अटैचमेंट कोई भी कोर्ट करे, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट है रूल 46C में तो उसका ट्रायल कोर्ट करती है, उसका जो निपटारा है कोर्ट ही करती है। और वही चीज 46D में भी है। अगर कोई मान लीजिए कोई और थर्ड पर्सन है जो किसी और को बिलोंग करता है, जो डेटर नहीं है उसका, तो कोर्ट उसको भी नोटिस दे सकती है अगर उसको लगता है कोर्ट को कि इसने पैसा लिया होगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन को भी नोटिस दे सकती है, कोर्ट में पैसा जमा करने के लिए बोल सकती है। और जब पैसा जमा हो जाता है तो गार्निशी डिस्चार्ज हो जाता है। ये रूल दिया गया है 46F में। और रूल 46 में ABCD में जो भी बताया मैंने आपको, अगर कोई ग्रीवांस होता है, वो चाहे डिक्री होल्डर को हो या चाहे गार्निशी को हो, तो रूल उसके खिलाफ अपील होती है। जैसे एक डिक्री दैट अमाउंट से डिक्री जो कोर्ट ऑर्डर देती है एक्सक्यूशन में, देखिए कोर्ट में एक्सक्यूशन का ऑर्डर होता है, डिक्री तो होती नहीं है, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं सेक्शन 46H में दैट अमाउंट से डिक्री, उसकी वैल्यू वही होगी जो डिक्री की होगी। तो जब वो डिक्री की तरह वैल्यू होगी तो उसकी अपील भी कोर्ट में की जा सकती है, वो डिक्री अपीलेबल होगी। तो ये हुआ गार्निशी ऑर्डर के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि रूल 46 लेकर के 57 तक में प्रॉपर्टी अटैच होती है। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल, इमूवेबल और मनी और डिक्री। चार तरह के समझ लीजिए, मूवेबल प्रॉपर्टी, डिक्री और मूवेबल, इमूवेबल, और 46 में गार्निशी प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो 5 तरह की प्रॉपर्टी हो गई जो कोर्ट अटैच करता है और पैसा वसूल कर सकता है। और इसके अलावा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। रूल 55 में क्लियर कट कहा गया है कि जैसे ही डिक्री का सेटिस्फेक्शन हो जाता है, कोर्ट उसको रिमूव कर देती है उस प्रॉपर्टी को। और 57 में कहा गया, रूल 57 में कहा गया है कि वो डिक्री अटैच कब तक रहेगी ये डिसाइड करेगा कोर्ट। इसमें एक रूल और दिया गया, रूल 58 में दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है लेकर के, प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, अब उसको सेल करना चाहता है,
और मैंने अभी बताया आपको कि ये जज डिसाइड करता है अगर कोई डिस्प्यूट होता है गार्डनेसी को लेकर के। लेकिन अगर डिक्री होल्डर को और जजमेंट डेटर को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका प्रोविजन दिया गया रूल 58 में। पहले कोर्ट उसको एडजुडिकेट करेगी और अगर लगता है कि इसमें हमको जरूरत स्टे करने की है तो रूल 59 में स्टे करने का प्रोविजन है और स्टे करेगी तब दोनों के बीच में डिसाइड करेगी। देखिए रूल 46 में जो ए में मैंने बताया या एच में जो डिसीजन होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करती है। और गार्डनेसी को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट आता है तो, लेकिन अगर जजमेंट डेटर को लेकर के और डिक्री को लेकर के कोई प्रॉब्लम आती है तो रूल 58 में होता है उसका एडजुडिकेशन। तो रूल 46 में जो गार्डनेसी और जजमेंट डेटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, रूल 58 में अगर कोई जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको शेड्यूल करती है। अगर उसमें टाइम लगता है तो कोर्ट अटैचमेंट को स्टे भी कर सकती है, मतलब सेल को स्टे कर देती है। अटैचमेंट के बाद प्रॉपर्टी यहीं रहेगी, जैसा कोर्ट आगे डिसीजन देगी उसी तरीके अकॉर्डिंगली आगे कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो उसका कंप्लायंस होगा। अब इसी तरह से देखिए जब प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो प्रॉपर्टी या तो अगर अटैच हो गई फिर डिटैच होगी। डिटैच प्रोविजन दिया गया रूल 56 में 55 में कि अगर प्रॉपर्टी कब तक प्रॉपर्टी डिटैच होगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और जैसे प्रॉपर्टी डिटैच हो जैसे पैसा जमा हो जाता है प्रॉपर्टी का अटैचमेंट रिलीज समाप्त हो जाता है। और दूसरा होता है कि अगर पैसा न जमा हो तो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। तो सेल का जो प्रोविजन है वो दिया गया है रूल 64 से लेकर के 92 तक में दिया गया है सेल प्रॉपर्टी कैसे होती है। तो यहां पर प्रॉपर्टी का सेल भी दो तरीके से हुआ, मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल। चाहे दो भी प्रॉपर्टी हो दोनों का कोर्ट अपॉइंट करती है, एक ऑक्शनियर एक ऑफिसर जो प्रॉपर्टी को सेल करेगा। रूल 65 में प्रोविजन दिया गया है कौन सेल कंडक्ट करेगा। और रूल 66 में दिया गया है कि जो प्रॉपर्टी है जनरल प्रोविजन दोनों पर लागू होते हैं, मूवेबल पर भी और इमूवेबल पर भी। तो रूल 66 में दिया गया है कि जो प्रॉपर्टी सेल होगी अगर अटैचमेंट प्रॉपर्टी वो केवल पब्लिक ऑक्शन से होगी। पब्लिक ऑक्शन से जब सेल होगी तो जो ऑक्शन करेगा उसे प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल देना पड़ता है। प्रॉपर्टी का जो ऑक्शन होता है उसमें पहले नोटिस देनी पड़ती है पब्लिक को। नोटिस कैसे हो सकती है, या तो जजमेंट डेटर के दरवाजे पर अफिक्स करके, कोर्ट के कंपाउंड में अफिक्स करके नोटिस दे दी जाती है, पेपर में सर्कुलेशन हो गए, और अदर मोड जो कस्टमरी मोड है जैसे डुग्गी पिटवा करके चिल्ला करके जैसे पहले होता था उस तरीके से प्रॉपर्टी का जो ऑक्शन होता है। और ऑक्शन जरूरी है कि ये जो ऑक्शन हो उसमें प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल हो, प्रॉपर्टी कहां पर सिचुएटेड है, कितनी वैल्यू उसकी है और कितना पैसा मिनिमम प्राइस की कितनी हो सकती है बोली लगाने वाले की, ये सब डिटेल दिया जाता है 66 में। और 67 में दिया गया है प्रोक्लेमेशन का कि जो प्रॉपर्टी सेल होनी है उसका प्रोक्लेमेशन होता है और उसे चाहे ऑफिशियल गजेट में चाहे न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करा करके उसे ऑक्शन किया जाए। 68 में कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी, रूल 68 में कहा कि कोई प्रॉपर्टी अगर सेल होनी है तो सेल का टाइम जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी खरीदने आएगा वो दिन और डेट एंड टाइम उसे पता होना चाहिए ताकि वो समय पर आकर प्रॉपर्टी को परचेस कर सके और प्रॉपर्टी का सेल प्रॉपर किया जा सके। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉपर्टी को सेल को स्टे कर दिया जाता है, एडजर्नमेंट कहते हैं इसको, रूल 69 में दिया गया है। अब यहां देखेंगे कि दो लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तीन लोगों बल्कि कई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। एक तो वो जो डिक्री होल्डर है, रूल 72 में कहा गया है, 72 में कहा गया कि जो डिक्री होल्डर है अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डिक्री होल्डर है। अगर कहता हम ही खरीदेंगे तो कोर्ट की परमिशन लेना उसे जरूरी होगा, बिना कोर्ट की परमिशन की वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। अब दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई मॉर्गेजी है, जैसे मॉर्गेज किया प्रॉपर्टी को, पैसा चुका नहीं पाया, प्रॉपर्टी उसकी सेल हो रही है
इन लिeu ऑफ मॉर्गेज सेल हो रही। तो ऐसे केसेस में मॉर्गेजी जो होता है, जिसकी जो बंधकी होता है, जिसको प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, वो भी बिना कोर्ट के परमिशन के प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। ये दिया गया रूल 72A में। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी हो जाए, आने पौने दाम में हम प्रॉपर्टी को खरीद लें। इसलिए कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं और प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, जो परचेस जो कंडक्ट करता है ऑक्शन को, जो ऑफिसर है जो ऑक्शन को कंडक्ट करता है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। खैर वो तो खरीद ही नहीं सकता, कोर्ट के परमिशन का सवाल नहीं पैदा होता। जो ऑफिसर है, चाहे कोर्ट की परमिशन हो चाहे ना हो, वो प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकता। ये दिया गया रूल 73 में। रूल 72, 72A दो प्रोविजन है। 72 में कहा गया है कि अगर कोई डिक्री होल्डर है तो वो भी नहीं परचेज कर सकता। रूल 72A में कहा गया है, कैपिटल ए है, कि अगर कोई मॉर्गेजी है तो प्रॉपर्टी बिना कोर्ट के परमिशन के वो परचेज नहीं कर सकता। तो रूल 72A में कोर्ट की परमिशन नहीं पड़ती है। और रूल 73 में जो ऑफिसर कंडक्ट करता है उसे सेल करने पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन होता है उसके ऊपर। अब हम ये जनरल प्रोविजन थे इनको लेकर के जो देखा हमने आपको, जो चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, दोनों पर लागू होते हैं 65 से लेकर के 73 तक के। ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जिस तरह अटैचमेंट दो तरीके का होता था, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें ज्यादा सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन कह रहे हैं, देखिए जहां जहां आप गलत निकले मुझसे अपने आप ठीक कर लिए उसको। रूल 74 से लेकर के रूल 81 तक, ऑर्डर 21 के रूल 74 से लेकर के रूल 81 तक मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल का प्रोविजन दिया गया है। जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पैसा है, कारपोरेशन की प्रॉपर्टी है, इनका भी बाय ऑक्शन ही होता है। ऑक्शन का तरीका दिया गया रूल 77 में। अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है, मेथड वही है, तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन रूल 78 में कहा गया अगर प्रॉपर्टी में कोई रेगुलरिटी है तो वो कंप्लेन कर सकता है, प्रॉपर्टी सेल को, कोर्ट सेल को स्टे कर सकती है। और अदरवाइज जितनी उसका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, पैसा है, टूल्स हैं, सबको कोर्ट ऑक्शन करके बेच सकती है। ऑक्शन का तरीका दिया गया है रूल 77 में। ऑक्शन उसी तरीके होता है जैसे आपने देखा कि जनरल मैंने बताया आपको लिखे। तो इरेगुलरिटी को चैलेंज किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी में कोई रेगुलरिटी नहीं है, प्रॉपर्टी सेलेबल है, तो कोर्ट ऑर्डर देता प्रॉपर्टी को सेल करने का थ्रू ऑक्शन। ऑक्शन का तरीका रूल 77 में बता दिया गया है। और इसके अलावा जब ये हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी ऑक्शन की जो बोली लगाता है, मैक्सिमम बोली लगाता है, वो प्रॉपर्टी का सेलर हो जाता है। यह बेसिक चीज क्या है कि ये तो ठीक है कि सेल हो गया। अब उसी तरीके का इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी सेल हो सकता है, जैसे जमीन है, मकान है, दुकान है। तो यहां पर भी अब सेल की दो कंडीशन होती हैं जो रूल 89 से लेकर के 92 तक में दी गई है। अब इसमें क्या होता है, रूल 89 से 92 तक में क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अब मान लीजिए सेल प्रॉपर्टी का हो गया और परचेजर ने पैसा कोर्ट में 5% जमा करना पड़ता, जमा कर दिया। देखिए अर्नेस्ट मनी जमा करनी पड़ती 5% जो रूल 89 में दिया गया है। अब जमा कर दिया उसने, तब क्या हुआ कि डेटर ने, मतलब जजमेंट डेटर ने या थर्ड पार्टी ने उस सेल को चैलेंज कर दिया। तो जो प्रॉपर्टी, दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना आपको लेकर के कि जब प्रॉपर्टी की सेल हो गई, हथौड़ा चल गया, ऑक्शन हो गया, तो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हो गई, सेल हो गया, लेकिन ये टेम्पररी सेल होती है। ध्यान रखिएगा, इस सेल को कंफर्म करना पड़ता है। तो रूल 89 में दिया गया है कि जो 60 दिन के भीतर जब सेल कोर्ट करती तो भी पब्लिक नोटिस देती है कि भाई प्रॉपर्टी मैंने इनको सेल कर दी है, इन्होंने ले लिया है, किसी को ऑब्जेक्शन करना हो तो करे। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी बी की जजमेंट डेटर से लेनी है, ले लिया कुछ सी की प्रॉपर्टी, या जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा हमने
ले लिया, सेल कर दिया लेकर के। तो ऐसे में सबको, जितनी पार्टी होती है, जिसको ग्रीवांस होता है, सब कोर्ट के सामने चैलेंज करते हैं कि सेल को सेट असाइड कर दिया जाए, सेल को खत्म कर दिया जाए, इसको एक्सपेल कर दिया जाए। तो ऐसे केसेस में जो चैलेंज करता है उसे 60 दिन के भीतर चैलेंज करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जब चैलेंज करता है तो उसे उस सेल प्रोसीड का 5% डिपॉजिट करना पड़ता है कोर्ट में एज ए गारंटी। क्योंकि देखिए, जिसने प्रॉपर्टी परचेज की है उसने 5% जमा किया अर्नेस्ट मनी, तो कम से कम अर्नेस्ट मनी वाले को, जो प्रॉपर्टी सेल परचेज करता है, उसको कोई लॉस ना हो, इसके लिए जो भी ऑब्जेक्शन करता है उस सेल को 60 दिन के भीतर भीतर करना पड़ता है, उसे 5% कोर्ट में जमा करना पड़ता है। और जो ग्राउंड क्या होता है सेटिसाइड करने का, कंप्लेन करने का? 2 ग्राउंड हो सकता है, इरेगुलरिटी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो सकता है, कोर्सन हो सकता है। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 16, 17, 15 से लेकर के 15 to 17 तक में फ्रॉड है, अनडू इन्फ्लुएंस है, कोर्सन है, मटेरियल इरेगुलरिटी है। जैसे इरेगुलरिटीज क्या मतलब? ठीक से लोगों को पता ही लगा, ठीक से नोटिस नहीं दिया गया कि भाई प्रॉपर्टी का ऑक्शन होता है, रूल 77 में जिसकी जरूरत पड़ती है, जैसे ऑक्शन होता है। तो ऐसे केसेस में जो ग्रीवांस है, जिसको लगता है कि हमें चैलेंज करना चाहिए, या अगर जजमेंट डेटर को लगता है कि प्रॉपर्टी का सेल कम है, कम में बिकी है, वो चैलेंज कर सकता है, साहब इसका अमाउंट इतना होना चाहिए, अगर आप 1 लाख बेचा है तो इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, क्योंकि उसका नुकसान होगा। इसलिए प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए कोर्ट के सामने वो चैलेंज कर सकता है। या अगर फ्रॉड है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, नोटिस देने में कोई मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है, लोगों को नोटिस ठीक से पहुंची नहीं है, परचेज करने वाले को भी परचेज कर लिया, किसी ने कहा मुझे पता ही नहीं था होना है। अगर कोर्ट के पीछे कोर्ट के पास कोई रीजनेबल ग्राउंड होता है तो वो उसे स्टे कर सकती है, जो एप्लीकेशन दी जाती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट उसमें और भी है, रूल 91 में जो उसी सेल को रोकने की परमिशन एप्लीकेशन दी जाती है जो सेलेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो बिक सकती है। नेचुरली सब जो ऑप्शन हुआ प्रॉपर्टी सेलेबल है, तो ये ग्राउंड दे सकता है जज में, डेटर साहब ये प्रॉपर्टी सेलेबल नहीं है। हमने बताया प्रॉपर्टी सेलेबल कब नहीं होती? प्रॉपर्टी सेलेबल नहीं होती जैसे शेड्यूल ट्राइब की जमीन है, शेड्यूल कास्ट की जमीन है लैंड में, या सरकार ने नोटिफाई करके जमीन को ले लिया है, परचेस कर लिया है, तो वो प्रॉपर्टी सेलेबल नहीं होती। और 60 दिन के बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि ये प्रॉपर्टी जो कंप्लेंट है, जो सेट असाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन आई है, उसका निपटारा किया जाए। तो रूल 92 में जब निपटारा हो जाता है तो 60 दिन के भीतर एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट डिसाइड कर सकती है, निपटारा होने के बाद वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट सेल हो जाता है। तो 92 में कहा गया, रूल 92 में कहा गया है, अगर सेल एब्सोल्यूट हो जाए तब आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो 91 में आप 60 दिन के भीतर, जब टेम्पररी सेल होती है, जब अनकन्फर्म सेल होती है, तब एप्लीकेशन आप उसे निरस्त करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन 92 में प्रोविजन दिया गया है कि जैसे ही सेल कंफर्म होती है उसे थर्ड पार्टी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आपको टाइम दिया गया था। और इसके बाद जब सेल हो जाती है तो रूल 94 में कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करती है, ये प्रॉपर्टी बेची गई है ऑक्शन से, जो अटैच की गई थी, और अब ये सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है परचेजर को कि प्रॉपर्टी अब इनकी हो गई है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है एब्सोल्युटली परचेजर के फेवर में। अब 2 रूल और दिए गए हैं, रूल 95, 96। रूल 95 में कहा गया है कि अगर जजमेंट डेटर खाली नहीं करता जमीन को तो उसे खाली कराई जाएगी, कोर्ट खाली कराएगी। और 96 में कहा गया है कि अगर वो मकान में कोई किराएदार है, नहीं खाली कर रहा है, तो उस किराएदार से खाली कराएगी कोर्ट 96 में। तो 95 में तो क्योंकि जजमेंट डेटर के पोजीशन में है तो कोर्ट खाली करा लेती है, उससे अगेंस्ट डिक्री हुई है, जैसे मैंने बताया तमाम तरीके दिए गए हैं। लेकिन 96 में जो किराएदार है वो नहीं खाली करता तो उसके लिए कोर्ट एक अलग से नोटिस देती है, और उसके घर के पास, जो मकान के पास है या कोर्ट के प्रेमिसेस में, जहां से वो देख सके, जहां से आने जाने वाले गुजरने वाले लोग देख सके, उसको
दे करके उससे वैकेट करा सकती है कोर्ट। तो 96 में अगर ऑक्यूपेंट टेनेंट है उससे, और 95 में अगर ऑक्यूपेंट जजमेंट डेटर है उससे कोर्ट खाली करा सकती है। और इसके अलावा 97 में जैसे मैंने कहा रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो अगर कोई रजिस्ट करता है तो रेजिस्टेंस के लिए उसके लिए भाई 3 अगर नहीं खाली करता तो कोर्ट उसे 1 महीने का इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। और अगर कोई डिस्प्यूट है तो कोर्ट को पावर है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, जो एक तरीका दिया गया 98 में, ऑर्डर रूल 98 में, कि अगर झगड़े की प्रॉपर्टी तो कोर्ट झगड़े का निपटारा करेगी। और 99 में ये कहा गया कि कोर्ट जब भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व करेगी तो प्रॉपर्टी खाली करा करके परचेजर को देगी, रूल 99 में दिया गया है। तो रूल 99 में बाकी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ऑर्डर 21 में जाती है, 106 रूल है, सबसे बड़ा ऑर्डर है रूल 21। लेकिन हमारा जो कंसर्न है अटैचमेंट और सेल, तो हमने बताया कि अटैचमेंट के बाद प्रॉपर्टी सेल होती है, जब सेल हो जाती है तो एब्सोल्यूट ओनरशिप चली जाती है डिक्री होल्डर के पास, मतलब जो जिसका पैसा बकाया होता है। ये था पूरा एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री। तो एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री में देखा 3 तरीके होते हैं, पहला तो डिटेंशन अरेस्ट, दूसरा होता है एक्सक्यूशन, और तीसरा होता है सेल। तो सेल इसलिए अलग से डिस्कस किया हमने कि एक्सक्यूशन एक अलग प्रोसेस है। एक्सक्यूशन के बाद हो सकता है प्रॉपर्टी वो पैसा जमा करती जो जजमेंट डेटर है उसका सेल ना हो, अगर पैसा जमा नहीं करता विद इन टाइम तो प्रॉपर्टी सेल होती है। सेल का तरीका हमने बताया कि ऑक्शनर जो प्रॉपर्टी ऑफिसर होता है वही सेल कर सकता है, और रूल 73 में क्लियर कट कहा गया कि जो ऑफिसर है वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर, वो प्रॉपर्टी खुद परचेज नहीं कर सकता। रूल 72 और रूल 72A में, रूल 72 में मॉर्गेजी नहीं परचेज कर सकता बिना कोर्ट की परमिशन से, रूल 72 में जो डिक्री होल्डर है वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता है। तो ऑक्शन में प्रॉपर नोटिस जाती है, सबको सूचना होनी चाहिए, जिसको सूचना नहीं है मटेरियल इरेगुलरिटी की बेसिस पर वो ऑब्जेक्शन कर सकता है या फ्रॉड की बेसिस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है, फ्रॉड कोएर्सन एटसेट्रा। ये प्रोविजन हमने बताया आपको, रूल 89 से लेकर के पूरा 92 तक के प्रोविजन दिए गए हैं। और अल्टीमेटली 94 में कोर्ट सर्टिफिकेट जारी कर देती है, और 95 और 96 में अलग प्रोविजन दिया गया है कि कोर्ट कैसे प्रॉपर्टी को खाली कराएगी जो जजमेंट डेटर्स है ऑक्यूपेंसी में है, या अगर उसमें कोई किराएदार रह गया है। और रूल 97 और 97 में रेजिस्टेंस के बारे में है, कोर्ट खाली करा सकती है, पनिश कर सकती है जो अगर खाली नहीं करता। रूल 98 में निपटारा है, अगर कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेकर के तो कोर्ट डिसाइड कर सकती है, डिसाइड करने के बाद भी तभी कोर्ट उसको सेल कर सकती है, रूल 99 में प्रोविजन दिया गया है। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री। तो इसके बाद लगभग मेन चैप्टर्स जो हमारे सीपीसी के कंप्लीट हो रहे हैं आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर एक आध लेक्चर और बीच में हम ले सकते हैं। इसमें जो बचे हमें लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना चाहिए तो हम ले सकते हैं। थैंक यू।